हेलो एवरीवन, आज हम क्लास के अंदर बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। एज यू नो, हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। जीएसटी किसके ऊपर चार्ज होगा? यह अपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। जीएसटी चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ। जब भी आप गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करोगे आपका जीएसटी चार्ज होगा। फिर हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा कि क्या टाइम पे चार्ज होगा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, या तो सेक्शन 12 या सेक्शन 13। तो सेक्शन 12 और 13 के आधार पे गुड्स और सर्विसेज के आधार पे जो भी आपका जीएसटी का लाइबिलिटी अराइज होगा। जब जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होगी एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो आपको क्या करना होगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा। और जीएसटी का अमाउंट कितना होगा, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। मुझे कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई लप्पा मार सकता है? कौन से दो फैक्टर? वन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड सेकंड, रेट ऑफ जीएसटी। जब भी आप जीएसटी का अमाउंट यदि कैलकुलेट करोगे कि कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, तो जीएसटी का अमाउंट में दो फैक्टर होंगे, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई और दूसरा रेट ऑफ जीएसटी। तो इस चैप्टर के अंदर हम वैल्यू की बात करने वाले हैं। समझ में आ गई बात? दो बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जीएसटी जो आपका चार्ज होगा वो सप्लाई के ऊपर होगा। जीएसटी जो आपका चार्ज होगा सप्लाई के ऊपर होगा। क्या क्या सप्लाई माना जाएगा, क्या क्या सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्या क्या गुड्स होगा, क्या क्या सर्विसेज होगा, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। फिर हमने कवर किया कि जो जीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो कब अराइज होगी? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या तो सेक्शन 12 या सेक्शन 13। आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं कि जब भी आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, तो जीएसटी का जो अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे और जीएसटी का जो वैल्यू आएगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि सप्लाई की वैल्यू क्या है और रेट ऑफ जीएसटी कितना एप्लीकेबल। एज ए स्टूडेंट, रेट ऑफ जीएसटी आपको कभी भी याद नहीं करना होता, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। एज ए स्टूडेंट हम ये याद करिए कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। What is required? How to compute value of supply? What is our value? तो चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 17B, that is a value of supply. Yes, ready everyone? तो अपन बात करते हैं कि सप्लाई जो भी की जा रही है मे बी गुड्स, दोनों के लिए कॉमन है। चाहे आप गुड्स की सप्लाई करो, चाहे आप सर्विसेज की सप्लाई करो, आपको वैल्यू कैसे कंप्यूट करनी है? पहला पॉइंट नंबर 1, that is point number 1, that is a section 15 subsection 5, value of notified supplies. पहला पॉइंट जो बता रहा हूं सारी सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल सप्लाईज, सारी सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओनली कौन सी सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल है? नोटिफाइड, मतलब गवर्नमेंट ने जिन सप्लाईज को नोटिफाइड किया है उनका वैल्यूएशन किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? सेक्शन 15 सबसेक्शन 5, that is determined in the manner as may be prescribed. और क्या प्रिस्क्राइब होता है? रूल्स में, जो अपन आगे बात कर लेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई नहीं होगा, अभी आगे बात आती रहेगी। तो पहला प्रेफरेंस क्या होगी आपका? सेक्शन 15 सबसेक्शन 5, नॉट फॉर एवरी सप्लाई। आपको यहाँ पे इतनी सारी सप्लाई दिख रही है ना, एसी हो गया, फैन हो गया, चेयर्स, बेंचेस, ट्यूबलाइट, कैमकॉर्डर, नॉट फॉर एवरी सप्लाई, ओनली विच आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो जो जो सप्लाईज गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड की जा रही है, जो जो सप्लाईज गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड की जा रही है, तो उनका वैल्यूएशन किया जाएगा इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। मींस गवर्नमेंट ने जैसा प्रेस्क्राइब कर रखा है उसी के आधार पे आपको वैल्यूएशन करना है। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर नॉर्मली वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? ये तो एक तरह का एक्सेप्शन हो गया, ओनली फॉर नोटिफाइड सप्लाईज के लिए हो गया। जो सप्लाईज गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखी है, कौन सी सप्लाईज? वो सप्लाईज जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखी है उनका वैल्यूएशन किया जाएगा इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। इट मीन जो नॉर्मल सप्लाईज है, पेन, पेंसिल, बैग, स्केल, पता नहीं कितनी सारी सप्लाईज है,
तो यदि कोई भी गुड्स या सर्विसेज यदि आप सप्लाई करते हो तो नॉर्मली वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू निकाली जाती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। कितने वर्ड है? 2 वर्ड, एक वर्ड है ट्रांजैक्शन और दूसरा वर्ड है वैल्यू। जनरली वैल्यू का मतलब होता है प्राइस वर्थ। वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस वर्थ अमाउंट। सर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा क्या होंगे? मैंने खुद को पढ़ाया, सेल्फ थोड़ी होता है। तो ट्रांजैक्शन में हमेशा क्या होंगे? 2 पार्टीज इन्वॉल्व होगी, एक सप्लायर सॉरी और एक रेसिपिएंट। यस और नो? सप्लायर का काम क्या है? सप्लायर क्या करेगा? सप्लाईज करेगा, मे बी गुड्स मे बी सर्विसेज। और सप्लायर ने जो भी सप्लाईज की गुड्स और सर्विसेज, रेसिपिएंट उसके लिए क्या करेगा? जो भी प्राइस पेड और पेएबल, जो भी प्राइस पेड और पेएबल, ये जो भी अमाउंट पेड और पेएबल, दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। मीन्स ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? वॉट एवर द प्राइस पेड और पेएबल बाय द रेसिपिएंट, वॉट एवर प्राइस पेड और पेएबल बाय द रेसिपिएंट। क्यों? क्योंकि सप्लायर ने जो भी सप्लाईज की है, तो सप्लायर के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जा रही है उसके लिए बायर ने जितना भी अमाउंट पे किया, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू हर बायर के लिए अलग होती है, क्योंकि बिजनेसमैन हर बायर को सेम प्राइस पे सेल करे जरूरी नहीं है। कभी कोई प्रोडक्ट 200 में बिकता है, कोई प्रोडक्ट 250 में बिकता है, कोई प्रोडक्ट 300 में बिकता है। तो जनरली बहुत बार क्या होता है? प्राइस की वेराइटीज भी होती है। आप मार्केट में जाओ ना, किसी ने बार्गेन नहीं किया तो 250 में दे दिया, किसी ने बार्गेन किया तो 200 में दे दिया, किसी ने ज्यादा बार्गेन किया तो 150 में दे दिया। आप ही एक दुकान पे जाते होंगे तो आपने बहुत बार देखा होगा कि प्राइस अलग अलग चार्ज की जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका बार्गेनिंग पावर कितना है। हमेशा सेम प्राइस होगा ऐसा थोड़ी है। तो इसलिए मैंने बोला कि प्राइस फिक्स नहीं है। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू? वॉट एवर प्राइस पेड और पेएबल बाय द बायर टू सेलर, और सेलर ने जो भी सप्लाईज की है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? अब अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बात, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास के अंदर सेकंड मॉड्यूल का जो फीस है, दिल पे ना लेना, एग्जाम्पल है 28,000 की फीस है, मान लो सेकंड मॉड्यूल का फीस लमसम, जो भी होगा मुझे भी ध्यान नहीं। तो मैंने क्या किया? मैंने स्टूडेंट से चार्ज किया 28,000। व्हाट इज द प्राइस? 28,000। एक बच्चे ने बोला सर मैं तो दे ही नहीं सकता, क्लास के बाद मिलने बता दो। एग्जाम्पल है, मैंने बोला ठीक है 2,000 कम दे देना, एग्जाम्पल है, क्लास के बाद मिलना नहीं। तो मैंने क्या किया? 26,000 चार्ज किया। व्हाट इज आवर ट्रांजैक्शन वैल्यू? 26। एक बच्चे ने बोला सर 21 से ज्यादा नहीं दे सकता, बिल्कुल क्लास के बाद मिलना नहीं, तो 21,000। क्या क्या चाह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? वॉट एवर प्राइस पेड और पेएबल बाय द बायर। तो जिसने 21,000 पे किया उसका 21,000 के दर पे जीएसटी पे करना होगा, और जिसने 28,000 पे किया वो 28,000 के दर पे जीएसटी पे करूंगा। मतलब प्राइस क्या है? वॉट एवर अमाउंट पेड और पेएबल। समझ में आ गई बात? मीन जो रेसिपिएंट है या बायर, एक ही बात है। तो जो रेसिपिएंट है या बायर है उसने जितना भी अमाउंट सप्लायर को दिया, तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। कोई डाउट? ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस व्हेनेवर देयर इज ए सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस एक्चुअली प्राइस पेड और पेएबल किसके द्वारा? बाय रेसिपिएंट व्हेन सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बॉथ। जब भी सप्लायर यदि कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? वॉट एवर द प्राइस पेड और पेएबल। सर पेड और पेएबल का मतलब क्या होता है? मार्केट में दोनों होता है। कभी कभी एडवांस पे करना होता है,
कभी कभी आपको इमीडिएटली पेमेंट करना होता है और कभी कभी क्या होता है 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का क्या मिलता है, उधारी भी मिलती है। और जनरली B2B के अंदर तो नॉर्मल होता है, और यहां तक कि B2C में भी बहुत बार उधारी मिल जाती है, भैया मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूं, दे दूंगा 15 दिन बाद पेमेंट। क्या चलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Whatever price paid or payable, whatever price paid or payable by the recipient, by the buyer, when there is a supplies of goods or services or both, that is a transaction value. I think clear to everyone. और यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू को यदि आपको वन वर्ड में बोलना हो, वन वर्ड में, तो वन वर्ड में क्या बोलोगे? सेलिंग प्राइस। मतलब यदि आपको बोला जाए कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को वन वर्ड में बोलो, ये सारी चीजें एग्जाम के लिए नहीं होती, हमेशा बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। समझना और एग्जाम में लिखना दोनों में रातों दिन का अंतर है। इन चीजों पे भी आपको बहुत ध्यान देना है। समझते टाइम इजी वर्ड, लिखते टाइम टेक्निकल वर्ड्स, लेकिन टेक्निकल वर्ड तभी याद रहते हैं जब इजी वर्ड आपको समझ में आते हैं। तो इसका मतलब पढ़ते टाइम जितना ज्यादा आप चीजों को बाइफरकेट करोगे, तोड़ोगे, आपके लिए बेटर होगा। लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन में क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स याद रह जाते हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट समझा हुआ है। तो ये दोनों चीजों का आपका कॉम्बिनेशन देना है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को इजी लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे सेलर ने बायर को माल बेचा और बायर ने जो अमाउंट पे कर दिया या पे करेगा, दैट इज अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसमें एक लफड़ा हो सकता है, इसलिए एक कंडीशन डालनी पड़ेगी क्योंकि मैनिपुलेशन की चांसेस है। क्या बोला मैंने? और मैनिपुलेशन आप तभी कर सकते हो जब, उसको समझाने से पहले कि आप मैनिपुलेशन कब कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आए। आपको पता है कि जो भी प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं उसमें हमारे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, यस और नो? तो मैंने एक स्टूडेंट को बोला, बेटा एक काम करो, आपकी जो फीस है ना 28,000, आपकी जो फीस है ना 28,000 रुपीज, इसमें जीएसटी इंक्लूड है 18%। तो मोटा मोटा जो आपकी फीस बनती है ना वो 23,000 है। कितनी फीस है बेटा? तुम सबके लिए ऑफर है, इन्वॉल्व हो जाना 100%। आप बोले 23,000 पे करो, हेलो 28 नहीं 23,000, यस, लेकिन रिसिप्ट नहीं मिलेगी। रिसिप्ट मिलेगी तो जीएसटी पे करना पड़ेगा मेरे को। तो एक काम करो, मेरे को फीस दे दो 23,000 रुपीज की और आई विल नॉट गिव एनी रिसिप्ट टू यू, एंड आपको कितना पे करना पड़ेगा? ओनली 23,000 रुपए पे करना पड़ेगा। चलेगा? कुछ बच्चे बोल नहीं पा रहे, सर कैसे बोले? सर वापस से फीस मांग ली तो पता चले कि आपको 23,000 रुपीज पे किया। स्टाफ तो बार बार बदलता रहता है, टीम चेंज होती रहती है, और ये जो नया स्टाफ आया वो मेरे पास रिसिप्ट ही नहीं है। गेट लॉस्ट। क्योंकि भैया 4 महीने पढ़ना है, 5 महीने पढ़ना है। यदि आपको इमीडिएटली प्रोडक्ट खरीदना होता है तब भी बात होती है, तब भी वारंटी वाला दफा आता है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, अपन क्या बोलते हैं, भैया बिल ही देना मेरे को, जो लगाने लगा बिल दे। क्या कहना चाहो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन नॉर्मली आप लोग ऐसा नहीं करते। इसे गवर्नमेंट क्या बोलती है, यदि मैंने किसी स्टूडेंट से 23 चार्ज किया अपनी बुक्स में तो 23,000 वैल्यू, मैंने 24 चार्ज किया तो 24 है, हमें नॉर्मली डाउट नहीं होता। Whatever price paid or payable by the buyer, whatever price paid or payable by the buyer, that is a value। हम कंफ्यूज नहीं होते, हम डाउट नहीं करते। लेकिन डाउट तब होता है जब यदि सप्लायर और रेसिपिएंट, यदि कौन दोनों रिलेटेड पर्सन, तब डाउट होता है। क्या क्यों डाउट होता है? घर की बात है, मध्य रिसिप्ट 100% मैनिपुलेशन के चांसेस है। क्या है बेटा? क्योंकि दोनों रिलेटेड पर्सन है, इससे बड़े घर की बात है। अब घर की बात है, इससे बड़े जीएसटी बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यू कम दिखा सकते हो। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी प्राइस आपने दिखाई है वो प्राइस तभी कंसिडर होगी जब ये दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं होगी। यदि रिलेटेड पर्सन है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। समझ में आ गई बात? वापस से बताता हूं, समझना बात।
वापस से समझो, हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हो, तो जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जाती है तो कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगता है? कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर। और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि बहुत बार आप मार्केट में जाते हो, प्राइस टैग लिखा होता है 1 लाख रुपीस। क्या लिखा होता है? प्राइस टैग 1 लाख रुपीस। और फिर दुकानदार क्या बोलता है? 80% डिस्काउंट, 80,000 रुपीज। सॉरी, 80,000 और डिस्काउंट हो गया, तो 80,000 के डिस्काउंट के बाद जो आपकी प्राइस आएगी वो कितनी आएगी? 20,000 रुपीज। तो कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा? वॉट एवर प्राइस पेड और पेएबल बाय द बायर, दैट इज 20,000 रुपीज। तो नॉर्मली वॉट एवर प्राइस पेड और पेएबल, क्या बोला मैंने? वॉट एवर प्राइस पेड और पेएबल बाय द बायर, जितना प्राइस बायर ने पे किया, दैट इज द सेलिंग प्राइस, नॉट प्राइस टैग, नॉट एमआरपी। MRP is not a transaction value. Price tag is not a transaction value. Transaction value मतलब whatever price paid or payable by the buyer to seller. तो बायर ने सेलर को जो प्राइस पे की वही वैल्यू है, उसी वैल्यू के ऊपर जीएसटी पे करना होगा। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये वैल्यू कंफर्म्ड तभी होगी जब सप्लायर और रेसिपिएंट क्या होंगे? नॉट रिलेटेड पर्सन। क्या होंगे? जब सप्लायर और रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन। समझ में आ गई बात? सर यदि रिलेटेड पर्सन है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, कुछ और कंसिडर होगा जो अपन थोड़ी देर में बात कर लेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी कंसिडर होगी, सेलिंग प्राइस के आधार पे जीएसटी तभी पे करना होगा जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों क्या होंगे? नॉट रिलेटेड पर्सन। या तो समझ में आ गई बात? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। ये इन्होंने कंडीशन ऐड कर दी, ये अपन ने कंडीशन ऐड कर दी। क्या कंडीशन ऐड कर दी? इफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन। अब वापस से इन्वॉल्व होना मेरे साथ, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सप्लायर और रेसिपिएंट एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद अपन लैंग्वेज को पढ़ेंगे। सप्लायर ने रेसिपिएंट को एक पेन दिया, सप्लायर ने रेसिपिएंट को पेन है ना, सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्या बेचा? पेन। रेसिपिएंट ने इस पेन के लिए 10 रुपया पे किया। कितना पे किया बेटा? 10 रुपीज। किसने पे किया? बायर ने। सप्लायर ने पेन बेचा और बायर ने उस पेन के लिए 10 रुपीज पे किया। इस पेन के अंदर क्या डलती है? रिफिल। तुम्हारे पास जो पेन है ना, पेन उसमें रिफिल भी है ना। रेसिपिएंट ने सप्लायर को एक रिफिल भी दी। रेसिपिएंट ने सप्लायर को क्या दिया? रिफिल भी दी। क्या दी? रिफिल। तो क्या इस पेन की वैल्यू बायर के एंगल से देखो तो 10 रुपए है क्या? जल्दी से बता दो। वापस इन्वॉल्व होना, बिल्कुल प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल बातें नहीं करते अपन। और जो पैसा पैसा बहुत करता है उसको बहुत जल्दी समझ में आए। आप बायर हो, आपने सेलर से पेन लिया, ध्यान से देखो, बायर और सेलर से पेन लिया, उस पेन को खरीदने के लिए आपने 10 रुपीज का नोट दिया और साथ में रिफिल भी दी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो यदि आप बायर हो, बायर तो हुई ना, तो आप बायर हो तो क्या आप पेन की वैल्यू 10 रुपीज बोलोगे किसी को? आप क्या बोलोगे? कभी पेन खरीदा बेटा? तुमने खरीदा है? और मैं तुम्हें यदि बोलूं कि बेटा तुम्हें पेन खरीदना है एंड यू हैव टू पे मी 10 रुपीज एंड साथ में तुम्हें रिफिल भी देनी है, फिर ये बगल वाली तुमसे पूछती पेन कितने का पड़ा, तो तुम क्या बोलोगी? 10 रुपए का। यस? पीछे वाली? हाँ, कितना जल्दी आंसर दे दिया। ओनली 10 रुपए में थोड़ी बात है। ये बोलते हुए 10 रुपए में लेते, रुक 10 रुपए में दूंगी, रिफिल भी दी थी मैंने। ये रिफिल बताया कितने की है? 5 रुपए की है। तो ये पेन कितने का हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? समझ लो मेरी बात ध्यान से। एग्जाम्पल देखिए, अपन लैंग्वेज को समझना ट्राई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे जो 10 रुपीज पे किया जा रहा है, क्या बेटा?
जो 10 रुपए जो पे किया जा रहा है वो 100% वैल्यू नहीं है, क्योंकि बायर ओनली 10 रुपीज नहीं दे रहा है, बायर ओनली अमाउंट नहीं पे कर रहा, अमाउंट के साथ क्या दे रहा है, काइंड में दे रहा है, काइंड में क्या दिया, रिफिल। तो रिफिल भी तो वैल्यू का पार्ट है ना, क्या सर लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और एग्जांपल देता हूं, समझना बात। देख बेटा टेंशन ना लेना, वापस से दे दूंगा, ये प्यारा सा फोन है, ये मैंने ले लिया है ना, वापस से ले जाना, ठीक है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, तो ये वर्षा फाइनल बता एग्जीक्यूटिव पढ़ने के लिए आई सेकंड मॉड्यूल। मैंने बोला बेटा एक काम करो, तुम मुझे 11,000 रुपए पे कर दो। कितना पे कर दो? एक ही ग्रुप पढ़ी हो ना सेकंड, अब मुझे नुकसान ना हो जाए, पहले देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे 11,000 पे कर दो। कितना पे कर दो? ये मोबाइल तो मेरा ही हो गया ना अब तो क्या मैंने 11,000 रुपये चार्ज किया? ये फोन भी तो मिला ना मेरे को, समझ में आया कि नहीं आया? तो 11,000 के ऊपर जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है भैया आपने मोबाइल भी तो लिया, बात समझ में आ रही? टेंशन ना लो, जो टेंशन होगी बहुत, ये लो तुम्हारा मोबाइल। गलत फोन ले लिया मैंने ना, अच्छा लेना चाहिए ना फिर, ठीक है। समझ में आ रही मुद्दे की बात? मैंने पहले ही बोला था मैं थ्योरेटिकल पढ़ने में बिलीव ही नहीं करता। लो मेकर ये कहते हैं कि भैया ट्रांजैक्शन वैल्यू आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब 100% अमाउंट मनी में। यदि बच्चे सिर्फ 11,000 पे कुछ ना दे, बेटा क्लास में मिलना होता है, एग्जाम्पल है, यदि 11,000 पे कुछ ना दे तब तो 11,000 के ऊपर जीएसटी पे होगा। लेकिन यदि बच्ची मुझे 11,000 भी पे कर रही है और 11,000 के साथ क्या दे रही है, मोबाइल दे रही है, तो देन वैल्यू क्या होगी, 11,000 प्लस मोबाइल, या जो भी होगा कंसेप्ट ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी अप्लाई होगा जब 100% कंसिडरेशन सिर्फ मनी में हो, पैसे में हो। समझ में आई बात? तो ये हो गई पहली कंडीशन और ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। प्राइस, प्राइस मतलब अमाउंट मस्ट बी सोल, SOLE, सोल का मतलब होता है ओनली, मीन जो अमाउंट पे की जा रही है बायर के द्वारा, रेसिपिएंट के द्वारा, वो अकेला कंसिडरेशन होना चाहिए, कोई और कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन, इट मीन इजी लैंग्वेज में नो कंसिडरेशन इन काइंड फॉर द सप्लाई, मतलब कोई भी काइंड में आप कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपने CSET में पढ़ा होगा, या अभी एग्जीक्यूटिव में भी आ रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियरली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंसिडरेशन मनी फॉर्म में भी हो सकती है, कंसिडरेशन काइंड फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू सेलिंग प्राइस तभी कंसिडर किया जाएगा जब 100% कंसिडरेशन, पूरा का पूरा कंसिडरेशन किस में होना चाहिए, ओनली मनी फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, ओनली मनी फॉर्म में होना चाहिए। प्राइस ओनली कंसिडरेशन मतलब नो कंसिडरेशन इन काइंड। और मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका है, एक बार रिपीट कर देता हूं। हेलो, कैसे याद करना है, यदि कोई सप्लाईज नोटिफाइड नहीं है, हेलो, यदि कोई सप्लाईज नोटिफाइड नहीं है, तो जो सप्लाईज नोटिफाइड नहीं है तो उनका वैल्यूएशन किसके आधार पे किया जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब यह हुआ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब यह हुआ कि जो भी अमाउंट बायर के द्वारा सेलर को दिया जा रहा है फॉर दी सप्लाईज, लेकिन दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, सप्लायर रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन, एंड सेकेंड कंडीशन कि जो भी अमाउंट पेड और पेएबल है वो 100% मनी में होना चाहिए, नो कंसिडरेशन इन काइंड। तभी टीवी, टेलीविजन नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू, तभी टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा, आपका अप्लाई होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बट ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा, आना भी चाहिए, सर यदि सप्लायर रेसिपिएंट यदि रिलेटेड पर्सन निकले तो, यदि सप्लायर रेसिपिएंट यदि रिलेटेड पर्सन निकले तो, या 100% कंसिडरेशन मनी फॉर्म में नहीं हुआ तो क्या, आगे बढ़ जाओ। सेक्शन 15 सब सेक्शन 4, जब ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई नहीं होगा, जब ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी अप्लाई होगा जब, आवाज नहीं आ रही, ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी अप्लाई होगा जब सप्लायर रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन एंड जो भी प्राइस चार्ज की जा रही है वो 100% कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब यदि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू यदि अप्लाई नहीं होता तो क्या अप्लाई होगा, रूल्स के आधार पे वैल्यूएशन किया जाएगा। किसके आधार पे, रूल्स के आधार पे, वो अपन डिटेल में आगे बात करेंगे।
ये चार्ट समझ में आ गया सबको? यहां तक क्लियर है सबको? यस। 15 सबसेक्शन 5 तो आगे आएगा जब हम बात करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए अप्लाई होता भी नहीं है, ओनली फॉर नोटिफाइड सप्लाईज। तो डायरेक्टली अपन आ जाते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। प्रैक्टिकली मार्केट कोई जाता है क्या? मार्केट जाते हो, बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो, तो मार्केट में बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली लमसम प्राइस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लमसम प्राइस। भैया जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, अभी तो अपन यही की बात कर लेते हैं, तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या बोला, डायरेक्टली आपको बोला भैया 28,000 लूंगा मैं तो यार, या जीएसटी हटा दो तो 23,000 रुपीज की मेरी फीस। तो मैंने डायरेक्टली आपको 23,000 का मेरा फीस बताया, यस और नो? यही तरीका होता है। सर 23 सेकेंड मॉड्यूल की फीस बहुत ज्यादा है, एक काम करो 14,000 रुपीज कोचिंग फीस, ऐप फीस 3,000। ऐप के अंदर वीडियोस भी मिलती है आपको नोट्स भी मिलते हैं, आपको और भी बहुत सारा मतलब टाइम टू टाइम आपको टाइम टेबल भी मिलता है, तो सारी आपको ऐप के थ्रू होता है, तो ऐप की भी कॉस्ट लगती है 3,000। वो स्टडी मटेरियल 5,000 और बाकी अदर 1,000 जो भी है। मतलब एक ये भी तरीका हो सकता है, 1,000 क्या हो गया, बैग हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, किट हो गया। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मार्केट में दोनों तरीके से सप्लाईज की जाती है। आपने देखा होगा, मोस्टली आप रिटेलर हो तो जनरली आपने नोटिस किया होगा लमसम प्राइस बता दी जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ रिटेलर बार्गेन वाले होते हैं, 23 कौन पे करता है, और वो कंपेयर भी नहीं करते। और यही पे फायदा होता है, दुकानदार क्या करता है, ये 23 बोलता है, 22 बोलता है, भैया फीचर तो देख लो दोनों क्या दे रहे हैं। क्या चलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कुछ लोग क्या करते हैं, बाइफरकेट करके दे देते। क्या देते हैं कि भैया कोचिंग के नाम से इतना, ऐप के नाम से इतना, स्टडी मटेरियल का इतना, बैग और यूनिफॉर्म का इतना, अभी तो इसमें टेस्ट सीरीज भी ऐड नहीं की, उसका भी 4,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका अमाउंट ऐड किया जाएगा। तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई से 14,000 होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ। तो यही मैं बात करने वाला हूं, ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर आप कोई भी नाम लो, नाम कोई भी ले सकते हो। यदि सप्लाईज करने के लिए आपने बायर से किसी भी नाम से यदि कोई भी अमाउंट चार्ज किया, वो सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा, आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होंगे। और जनरली एडजस्टमेंट तभी इंपॉर्टेंट होते हैं जब क्या होता है, सामने वाला लमसम प्राइस नहीं बताता, प्राइस को बाइफरकेट करके बताता है। क्या 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 चाह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे आप किसी एक ऐसी दुकान पे चले जाओ जहां पे मार्जिन कम है, क्या है बेटा, आपने उनको बोला कि भैया बर्तन देना, उन्हें बर्तन दिया, फिर आपने बोला भैया बर्तन को पैक करके दे दो, 5 रुपए और निकाल, भैया गिफ्ट पैक कर दो, 5 रुपए और निकाल। करते नहीं करते? जनरली आप उस दुकान में कम जाते हो, आप जनरली जाते हो बड़ी दुकान में, बड़े शोरूम में, वो गिफ्ट पैक का पैसा लेता ही नहीं, क्योंकि मार्जिन है उसका 40%। यदि आप बहुत ज्यादा मार्केट गए होंगे तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात बिल्कुल क्लियर होगी। मैं वही बात यहां पे कहने जा रहा हूं, समझ में आ रही बात? मींस ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो भी अमाउंट आपने अपने बायर से चार्ज किया, तो वो सब आपको क्या करना होगा, अलग अलग पॉइंट भी ऐड करने होंगे। जैसे आपने सेलिंग प्राइस बताया 14, लेकिन उसमें और भी एडजस्टमेंट करने। जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे जब आपको बात समझ में आएगी। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 दैट इज अ सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस के अंदर आपको क्या करना होगा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 जो अभी थोड़ी देर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के जितने भी इंक्लूजन से 5 पॉइंट्स, वो 5 के 5 पॉइंट्स आपको क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे। और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के अंदर जो 2 पॉइंट है डिस्काउंट के, वो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और माइनस करने के बाद जो आपकी अमाउंट आएगी दैट इज अ वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। समझ में आई बात? आई रिपीट, यदि कोई भी सप्लाईज के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जा रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पे, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 मींस सेलिंग प्राइस।
तो उस सेलिंग प्राइस के अंदर आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट आपको ऐड करने होंगे। कौन से वाले, 15(2) के, और 15(3) के 2 पॉइंट आपको क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे। 15(2) के 5 पॉइंट्स ऐड करने के बाद 15(3) के 2 पॉइंट माइनस करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा दैट इज अ फाइनल वैल्यू। इस वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। मजा आया, ज्यादा मजा नहीं आया, मजा आएगा जब अपन एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब आपको क्लैरिटी होगी। क्योंकि कभी कभी सेलर क्या करता है, डायरेक्टली आपको लमसम प्राइस बता देता है, तब तो आपको कुछ ऐड करना ही नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सप्लायर क्या करता है, आपको बाइफरकेट करके बताता है कि ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। तो आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन से अमाउंट आपको क्या करने, ऐड करने। समझ में आ गई मेरी बात? नाउ ये समझ में आ गया कि जब भी ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पे जीएसटी आपको चार्ज करना है तो कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। जो सेलिंग प्राइस है 15(1), उसमें क्या करने होंगे, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के 5 एडजस्टमेंट और 15 सबसेक्शन 3 के 2 एडजस्टमेंट डिस्काउंट वाले आपको माइनस करने होंगे। दैट इज अ वैल्यू जिसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो नाउ वी कम टू द सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 इंक्लूजन। इंक्लूजन का पहला पॉइंट, इंक्लूजन का पहला पॉइंट, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेज, फीस चार्ज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बी इन फोर्स। एडजस्टमेंट नंबर 1, पहले अपन एग्जांपल लेंगे, उसके बाद अपन वापस से लैंग्वेज पे आएंगे। एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, सेज चार्ज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। तो यदि कोई भी टैक्सेस किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग यदि चार्ज किए जाते हैं वो सब आपको वैल्यू के अंदर ऐड करने। एग्जांपल देखिए समझाता हूं। फॉर एग्जांपल देयर इज ए सप्लायर एंड देयर इज ए रेसिपिएंट। ये जो सप्लायर है ये हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है। ये पता नहीं क्या बन गया, मुझे भी नहीं पता चला, लिख देता हूं हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? और मेरी ड्राइंग पे जाना मत, मैंने पहले ही बोला था। तो ये जो सप्लायर है इसका हाउस प्रॉपर्टी है, कोई भी मकान है, कोई भी प्रॉपर्टी है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और इस सप्लायर ने ये जो प्रॉपर्टी है ये लेट आउट मतलब किराए पे दे दी। और यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी यदि आप किराए पे देते हो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सप्लाई और सर्विसेज माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी चार्ज होगा। तो यहां पे सप्लायर रेसिपिएंट को रेंट पे देता है हाउस प्रॉपर्टी, चार्जेस ₹1,00,000 पर मंथ, ओनली 1,00,000 रुपए। तो सप्लायर ने किराया दिया, मतलब सप्लायर ने किराए पे ये प्रॉपर्टी दी, भैया 1,00,000 रुपए महीने का लगेगा। कितना लगेगा? ₹1,00,000 पर मंथ का लगेगा, एक महीने का 1,00,000 रुपया। कितना लगेगा? ₹1,00,000 लगेगा 1 मंथ का। कोई कंफ्यूजन? लेकिन भैया प्रॉपर्टी तुम ही यूज कर रहे हो, कौन? किराएदार, टेनेंट। तो जो भी गवर्नमेंट का जो म्युनिसिपल टैक्सेस लगेगा, वो जो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होगा, म्युनिसिपल टैक्स होगा, वो 20,000 रुपीज का भी अपन क्या करेंगे? किराएदार से वसूल करेंगे। ज्यादा हो गया तो अपन एक काम करते हैं, इसको 10,000 रुपीज कर देते हैं। तो टोटल अमाउंट अपन कितना ले रहे हैं? 1,10,000 रुपीज। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू हमारी कितनी होगी? 1,00,000 रुपीज होगी या 1,10,000 होगी? वैल्यू होगी 1,10,000 रुपीज, क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन ने क्लियरली पढ़ा, यदि कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज, कोई भी सेल्स फीस चार्ज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। यदि आपने बायर से यदि कोई भी टैक्सेस यदि रिकवर किए तो टैक्सेस भी वैल्यू का पार्ट है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। मतलब जीएसटी आपका 1,00,000 रुपीज पे नहीं लगेगा। क्या बेटा? जीएसटी आपका 1,00,000 रुपीज पे नहीं लगेगा, जीएसटी आपका कितने पे लगेगा?
1,00,000 रुपीज, और जो भी टैक्सेस आपने बायर से रिकॉर्ड किए वो टैक्सेस भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा 1,10,000, और 1,10,000 के ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना है। समझ में आ गई बात बेटा? क्या है पहला एडजस्टमेंट? एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस से चार्ज एनी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, मतलब किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ कोई भी हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई भी टैक्स या चार्ज या टैक्स, ड्यूटीज, सेज, फीस या जो भी अमाउंट चार्ज किया जाता है वो सब वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है? ऐड करना है। कोई कंफ्यूजन? लेकिन एक बात याद रखनी, जब भी अमाउंट यदि आप चार्ज करोगे तो उसमें जीएसटी भी इंक्लूड होगा, तो क्या जीएसटी के ऊपर भी जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। जीएसटी हटा के, क्या हटा के? अदर देन एक्सेप्ट सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी सेज, ये चार्ज इज सेपरेटली बाय द सप्लायर, ये वैल्यू के अंदर कभी भी ऐड नहीं होगा। जैसे मैं बताऊं, मैंने आपसे चार्ज किया 23,000 प्लस 18% जीएसटी, मोटा मोटा 28,000 रुपीज, तो मेरे को जो जीएसटी पे करना पड़ेगा 28,000 के ऊपर 18% वापस से नहीं लगेगा। जीएसटी हटा दो, जो आपका वैल्यू है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाए। लेकिन जीएसटी के अलावा, किसके अलावा? अब जीएसटी की कहानी आपको पता है, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा, या जिन्होंने पुराना याद नहीं होगा उनको भी पता नहीं होगा। जीएसटी आपका जो लगता है सप्लाई के ऊपर लगता है। स्टार्टिंग में मैंने दो बातें की थी, यदि आपकी इंटर स्टेट सप्लाई भी हो सकती है और इंट्रा स्टेट सप्लाई भी हो सकती है। इंटर स्टेट सप्लाई पर क्या लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, और यदि इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। इसलिए इतने सारे जीएसटी हो गए। अपन वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं? ओनली जीएसटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीएसटी। तो क्या याद रखना है, यदि आप कोई भी सप्लाईज कर रहे हो और यदि आपने कोई भी अमाउंट चार्ज किया तो जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे टैक्सेस इंक्लूड होंगे जीएसटी के अलावा। वो हमारी बिरादरी का नहीं है ना, उसका बेनिफिट हम नहीं दे सकते। तो जीएसटी के अलावा यदि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी टैक्स या म्युनिसिपल टैक्सेस या इंपोर्ट ड्यूटी या कोई भी टैक्स, क्या बेटा? कोई भी टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी भी हो सकता है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ जीएसटी। तो यदि कोई भी ड्यूटीज या टैक्स यदि आपके अमाउंट के अंदर यदि चार्जेस सब वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी के अलावा जितने भी टैक्सेस है आपको वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। इट मीन जो वैल्यू यहां पे होगी वो 1,00,000 रुपीज होगी, सॉरी 1,00,000 रुपीज नहीं होगी, 1,10,000 रुपीज होगा, और 1,10,000 रुपीज के ऊपर आपका जीएसटी चार्ज किया जाएगा। देयर इज अ पहला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1। सॉरी, कोई कंफ्यूजन टू एनीवन इन द क्लास? पहला एडजस्टमेंट सबको याद हो गया, बहुत इजी है। क्या ध्यान रखना है, यदि आपने बायर से कोई भी अमाउंट चार्ज किया और उसमें कोई टैक्सेस, फीस, सेज, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई भी लॉ एप्लीकेबल है, यदि किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई भी टैक्सेस या फीस इंक्लूड है, वो सब आपको वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा, उसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा। लेकिन जीएसटी हटा के, जीएसटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? समझ में आ गया एवरीवन? अभी अपन ने इनकम टैक्स बढ़ा नहीं है, अभी अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, तो बहुत बेटर तरीके से नहीं समझा सकता। इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यदि कोई टीसीएस यदि कलेक्ट किया जाता है, पहली बात इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स किसका पार्ट है? तो बायर से कभी इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ाता तो मैं कमाता भी, चाहे 1 रुपए कमाऊं या 25 पैसे कमाऊं, कमाता तो जो भी कमाता हूं मुझे इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो वो इनकम टैक्स भी तुमसे ले लूं, वो डायरेक्ट टैक्स है, आपको अपनी पॉकेट से पे करना है।
ये अपने फर्स्ट डे पढ़ा था, याद है? फर्स्ट डे मैंने आपको 2 टैक्सेस बताए थे, याद है किसी को? वन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये हुआ कि आपको बाहर से लेना है, और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? इनकम टैक्स का मतलब भैया जो आप कमाओगे उस कमाई पर आपको टैक्स अपनी पॉकेट से पे करना। तो इनकम टैक्स कौन पे करता है? जो कमाता है। इनकम टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, लेकिन सर्टेन केसेस के अंदर इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन दे रखा है टीडीएस का और टीसीएस का, जहां पे थोड़ा सा बर्डन शिफ्ट होता है, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है वो? तो यदि डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही, इनकम टैक्स के अंदर ही यदि आपने कोई टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड सोर्स यदि लिया, तो ये वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये आईडीटी का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है? ये इनकम टैक्स का ही पार्ट है, कोई नई लेवी नहीं है। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि टैक्सेस इंक्लूड है, वो कौन से टैक्सेस इंक्लूड करने? इनडायरेक्ट टैक्स वाले। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, या कोई भी टैक्स यदि आपने बाहर से लिया, वो सब वैल्यू के अंदर आपको ऐड करना है। क्या ऐड नहीं करना? इनकम टैक्स में यदि कोई टीसीएस यदि आपने बाहर से लिया हो, तो भी वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। क्या लिखा हुआ यहां पे? टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्या है? ना तो मैंने समझाया, ना तो मैं समझ में आया है, क्योंकि भैया अभी अभी अपन ने टैक्स में कदम रखा है, तो अपन फालतू की जंप नहीं मारते। जब वक्त आएगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल समझ लो इनकम टैक्स का लेवी है, जहां पे आपको क्या करना होता है, कुछ केसेस में टीसीएस लेना होता है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा किसका है? इनकम टैक्स का बच्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा किसका है? तो बच्चा किसका है? बीजेपी का बच्चा होता है तो जीत जाता है, कांग्रेस का बच्चा होता है तो हार जाता है। जबकि जिस बंदे को आपने देखा नहीं होता तब भी जीत जाता है, भजनलाल शर्मा जी। पता ही नहीं है भैया कौन था ये, लेकिन बच्चा किसका? और अशोक गहलोत इतना फेमस होने के बाद भी नहीं जीता, क्योंकि वो बच्चा नरेंद्र मोदी का नहीं है। बट बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे आपको बच्चा देखना पड़ेगा। किसका बच्चा? ये डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स लेवी के अंदर यदि कोई टीसीएस यदि आपने कलेक्ट कर दिया, कोई नई लेवी नहीं है, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट नहीं है जो आपको बाहर से लेना है, तो इसलिए ये वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? यस एवरीवन। पहला एडजस्टमेंट याद हो गया सबको? पहले एडजस्टमेंट में आपको क्या याद रखना है? यदि आपने कोई भी बायर से कोई अमाउंट चार्ज किया, उसमें यदि कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज, कोई भी सेज, कोई भी फीस किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग यदि इंपोज की जाती है, वो सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा, एक्सेप्ट जीएसटी इफ चार्ज्ड सेपरेटली। समझ में आ गई बात? नाउ वी कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 2। यस, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। मैं 3-4 एग्जाम्पल और ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पॉइंट नंबर बी को समझने में, लेकिन यदि आप इन्वॉल्व होकर यदि समझोगे तो समझ में आ जाएगा। और बेस्ट ऑप्शन तो आपको पता ही लास्ट में, जो आपने बचपन से किया रट्टा मारने का, वो तो आप करते ही रहना। लेकिन इस पहली प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है? समझने की। ये कौन है? मिस्टर बी, जयपुर का। हम तो जयपुर के ही है ना, ठीक है। ये शोरूम हुआ अपना कहां का? मुंबई का। कहां का शोरूम है ये? मुंबई का। तो ये जयपुर वाला मुंबई के शोरूम में गया, भैया मुझे टीवी दे दो। क्या परचेज किया इसने? टीवी, टेलीविजन। राइट? अब सुनना बात ध्यान से, मैं जो डेटा यूज कर रहा हूं वो आपको समझना पड़ेगा। सप्लायर रेडी हो गया, भाई जयपुर डिलीवर कर देंगे, इसका मतलब समझ में आ रहा है? मेरा डिलीवरी चार्जेस प्राइस में इंक्लूड है, हम आपको जयपुर पहुंचाएंगे, आपको अलग से कुछ भी नहीं पे करना। जब भी आप मार्केट जाते हो तो आपने पेरेंट्स से बोला भी होगा, भैया उससे टर्म्स एंड कंडीशन पहले डिसाइड कर लिया। बेचने के बाद कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं होती, पहले हो जाती है।
तो यहाँ पे मिस्टर बी जयपुर वाला पहले मुंबई वाले को बोला भैया मैं टीवी खरीद रहा हूं, लेकिन आप पहले कंडीशन है जयपुर आप ही डिलीवर करो, मैं नहीं करूं। और ये बोलता है मुंबई शोरूम वाला ठीक है भैया हम आपसे अलग से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, हम जयपुर डिलीवर कर देंगे, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे और जयपुर ये हमारी ड्यूटी, यस वी विल डू, आप परचेज करो। समझ में आ गई बात? अब समझना मेरी बात ध्यान से। हुआ क्या, ये जो मुंबई शोरूम है ये इसको डिले किया जा रहा था, डिले किया जा रहा था, कल भिजवाता हूं, परसों भिजवाता हूं, थरसों भिजवाता हूं, फिर 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 भिजवाता हूं, भिजवाता हूं, भिजवाता हूं, भिजवाता हूं। 25 दिन हो गए, दुखी होके मिस्टर बी ने क्या किया, ट्रक वाले को बोला टीवी रख और जयपुर लेके आ जा। और इसने क्या किया, 500 रुपए दे दिए। कितने 500 रुपए दिए किस बात के? 12। वैसे अब तो बहुत महंगाई बढ़ गई, तो 500 रुपए में नहीं होगा, 1500 से 2000 रुपए में होगा, लेकिन ठीक है आप तो 500 रुपए मान लो। कितने बेटा? 500 रुपए का कार्टेज। कितना कार्टेज लगा? 500 रुपए का। और मिस्टर बी ने मुंबई वाले को पेमेंट कर दिया 40,000 रुपए। कितना पेमेंट कर दिया? व्हाट इज अ वैल्यू? 40,500, 40,000, 39,500। A option 40,500. What is the value of supply? What is the value of supply? 40,500 वाला कोई बच्चा है? नहीं है, नहीं है। 40,000, 39,500, मैंने कहानी थोड़ा सा अलग तरीके से बताया। अब मैं वापस से कहानी बदलता हूं, तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। अभी जो मैंने कहानी बताई उसमें सस्पेंस था, अब मैं इसको ओपन कर देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि आप लोग भी ऐसा करते। आप डीलर के पास गए, डीलर ने आपको बोला 40,500 में टीवी दूंगा। कितने में बोला? कितने में? आवाज नहीं आ रही। 40,500 ना? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 40,500 के अंदर वो एग्रीड हो गया कि मैं जयपुर डिलीवर करूंगा। अब क्या हुआ, सप्लायर की लायबिलिटी है, सप्लायर की ड्यूटी बनती है, लेकिन क्या किया सप्लायर ने? नहीं किया, रेसिपिएंट को करना पड़ा। तो रेसिपिएंट ने क्या बोला, भैया 500 रुपया मेरा लग गया। क्या लग गया? 500 रुपए का मेरा कार्टेज लग गया, मैं 500 रुपए काट के दूंगा तेरे को पेमेंट। क्या बोला? 500 रुपए काट के दूंगा। इसलिए उसने कितना पेमेंट किया? 40,000। तो वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी है? 40,500। वैल्यू कितनी है? 40,500। कुछ समझ में आया कि नहीं है? आपको ही समझना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट डिलीवर किया जा रहा है उसमें सप्लायर की लायबिलिटी थी। क्या थी बेटा? सप्लायर की लायबिलिटी थी। क्या लायबिलिटी थी? कि मैं जयपुर डिलीवर करूंगा। इसे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी? 40,500। लेकिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को 40,000 रुपए दिए, 500 रुपए क्यों नहीं दिए? भाई 500 रुपए सप्लायर की लायबिलिटी थी, लेकिन रेसिपिएंट की पॉकेट से लग गया। क्या लग गया? हेलो, आवाज नहीं आ रही? रेसिपिएंट की पॉकेट से लग गया। तो देन रेसिपिएंट क्या बोलेगा, भैया मेरी जेब से लगा लेकिन लायबिलिटी आपकी है, तो मैं आपको 500 रुपए कम दूंगा। तो 500 रुपए काट के दिए, जो 40,000 रुपए पे किए, तो 40,000 वो और 500 ये, तो व्हाट इज द वैल्यू? 40,500। नहीं समझ में आ रहा? 3-4 एग्जांपल दूंगा तभी वर्ड आपके माइंड में सेट होंगे। क्या वर्ड बोल रहा हूं? लायबिलिटी सप्लायर की है। क्या वर्ड है? लायबिलिटी। और रेसिपिएंट ने यदि वो एक्सपेंसिव इनकम कर दिया तो वैल्यू में ऐड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि 28,000 की जो अपनी फीस है ना, उस फीस के अंदर वी आर एग्रीड कि हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे स्टडी मटेरियल। हेलो, तो क्या किया इंस्टीट्यूट ने? स्टडी मटेरियल देने में लेट कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? स्टडी मटेरियल नहीं दिया, तुम्हें नहीं दिया, बाकी बच्चों को दे दिया। ऐसा समझो। ये बच्ची दुखी हो गई, ये बच्ची गई मार्केट में, फोटो स्टेट करा लिया। क्या करा लिया बेटा? और फोटो स्टेट में तुम्हारे 3,000 रुपए लग गए। तो तुम मुझे क्या प्रैक्टिकली 28,000 रुपए पे करूंगी?
तुम कितना दोगी बेटा? 28,000 देना था, तो तुम बोलोगी सर ये लो 25,000 में बनाए 28,000। सर आपकी लाइब्रेरी है, फोटो स्टेट का की स्टडी मटेरियल देने की जरूरत दी जाएगी मेरे को, तुम तो पूरी फीस देंगी, फीस तो पूरी देनी पड़ेगी। ऐसा कैसे दे देंगे भैया? लाइब्रेरी आपकी है क्या? लाइब्रेरी आपकी है भैया, आपने बोला था स्टडी मटेरियल देने का, तो स्टडी मटेरियल नहीं दिया तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे पैसा? तो सप्लायर क्या करता है, रेसिपिएंट क्या करता है, वो सप्लायर को पेमेंट देने की बजाय रेसिपिएंट ने खुद ने इनकट कर दिया, तो रेसिपिएंट बोलता है 3,000 तो मेरा लग गया, तो मैं आपको 25,000 रुपए ही दूंगा। लेकिन जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसका वैल्यू कितना होगा? 25 + 3 टोटल 28। समझ में आई बात? सर ये जो अमाउंट ऐड किया उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि लाइबिलिटी सप्लायर की थी। क्या था? लाइबिलिटी सप्लायर की थी, फिर रेसिपिएंट ने जो एक्सपेंसेस इनकर किए वो वैल्यू में ऐड होगा। रेसिपिएंट सारे जो एक्सपेंसेस इनकर करता है वो वैल्यू में ऐड नहीं होता। क्या बेटा? रेसिपिएंट जो भी एक्सपेंसेस इनकर करता है वो सारे वैल्यू में ऐड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जयपुर के बाहर का है और जो इंस्टीट्यूट में आया तो लगा उसका अच्छी जींस नहीं है, तो उसने जींस परचेज कर ली 2,000 रुपए की। बोला सर मैं तो 2,000 रुपए काट के दूंगा क्योंकि आपके लिए जींस परचेज किए मैंने। नहीं, मेरा पजामे में आ जाता, मैंने थोड़ी बोला किया तेरे को, मैं रेडी नहीं हूं भैया। अब कोई बच्चा यहाँ पे पीजी में भी रहता है, पीजी का 8,000 रुपए लग गए, 8,000 रुपए काट के देंगे। मैंने बोला तू पीजी में नाले में, एग्जाम्पल की बात, कोई रहता नहीं ना, मजाक कर रहा ना ऐसे, अगर बुरा लग जाता है ऐसे कैसे बातें करते? बॉयफ्रेंड के घर पे ले लो, गर्लफ्रेंड के घर पे ले लो, रिलेटिव के घर पे ले लो। मैंने कहा बोला पीजी में रहो, ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर, मेरा नहीं है। मेरा क्या है? जो लाइबिलिटी, कीवर्ड क्या है? रेसिपिएंट ने जो जो खर्चे किए वैल्यू में ऐड नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्या है? यदि लाइबिलिटी सप्लायर की हो, अब समझ में आया बेटा क्या बोला मैंने? लाइबिलिटी यदि सप्लायर की हो, यदि सप्लायर बोलता है कि मैं ये करके दूंगा और रेसिपिएंट यदि वो खर्चा कर लेता है तो रेसिपिएंट क्या करता है? पैसा काट के देता है। मैं और एग्जांपल लेता हूं, कोई कपड़े सिलवाए, तो उससे वो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, वरना जो अमाउंट पे किया जाएगा वो वैल्यू होगा, वो पता ही नहीं चलेगा, फिर वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। फिर लॉजिकली तो क्या होगा कि भैया ये रेडी हुआ तो ऑब्वियसली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। जैसे एग्जांपल लेता हूं, आप फॉर एग्जांपल रेडीमेड कपड़े नहीं पहनते, आप सिलवाते, ठीक है ना? तो यदि फॉर एग्जांपल आपका जो शर्ट है या फॉर एग्जांपल आपकी जो कुर्ती है उसमें बटन चाहिए, तो आपने सप्लायर को बोला कि भैया मुझे बढ़िया क्वालिटी के बटन चाहिए, बिल्कुल स्पेशल बटन, और उसने बोला कि भैया बटन ऑब्वियसली जो ये टेलर्स होते हैं ना, बुटीक वाले, कोई बोलेगा टेलर में बुला करो, बुटीक बुला करो, तो टेलर या बुटीक वाले जो भी है, ये जो भी कपड़े सिलते हैं बटन भी उन्हीं के होते, बटन भी उन्हीं के होते। तो उसने बोला 500 रुपए में या 250 या 300 रुपए में, जो भी 500 रुपए में आपका शर्ट सिल दूंगा और बटन बिल्कुल बढ़िया लगाऊंगा। मुझे बटन लगाए, ये क्या बटन है? कोई मैं लाके देता हूं आपको, आप बटन लेने गए मार्केट में, आपके 100 रुपए के आए, तो एक चीज बताओ ईमानदारी से, आप उसको कितना पेमेंट दोगे? तुम भी तो ऐसे ही करते हो ना बेटा। लेकिन उसका टोटल अमाउंट कितना होगा? 400 + 100, क्योंकि बटन की लाइबिलिटी थी उसकी, वो आपने दे दिया, बात अलग। तो क्या कीवर्ड है? यदि सप्लायर एग्री टू पे, यदि सप्लायर की लाइबिलिटी हो, रेसिपिएंट ने वो एक्सपेंसेस इनकर कर दिया। 2 वर्ड्स आपने बोलना है, क्या बेटा? सप्लायर की लाइबिलिटी हो और रेसिपिएंट ने वो एक्सपेंसेस इनकर कर दिया हो, नॉट एवरी एक्सपेंसेस ऑफ रेसिपिएंट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? रेसिपिएंट जो जो खर्चा करेगा वैल्यू में ऐड नहीं होगा। तुम तो रोज यहाँ पे ब्रेक में जाके कॉफी पीते हो, वो भी मेरे बिल में ऐड कर दो। मैंने बोला कॉफी पियो, पानी पियो, बस समझ में आ रहा है? मैं रेडी नहीं हूं, मैं एग्रीड नहीं हूं। मैंने नहीं बोला बेटा जो भी मेरे यहाँ पे पढ़ने आएगा वो दिन में रोज कॉफी पिएगा। क्या कह रहा है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रेसिपिएंट ने जो एक्सपेंसेस किया मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कब है? जब सप्लायर एग्रीड हो, सप्लायर लाइबल हो। तो यदि सप्लायर लाइबल है कोई भी पेमेंट करने के लिए और रेसिपिएंट ने यदि वो इनकर्ड कर दिया, तब आपको वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो वैल्यू होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी
40,500 रुपीज। कितना अमाउंट, आवाज नहीं आ रही, 40,500। समझ में आ गया, क्योंकि रेसिपिएंट ने सप्लायर को 40,000 रुपए पे किए प्लस 500 रुपए का कार्टेज, 40,500, और ये 500 रुपए के कार्टेज के लिए सप्लायर क्या था, लाइबल था, और रेसिपिएंट ने क्या किया, इनकर किया, इसलिए वैल्यू के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज बी, any amount that the supplier is liable, ध्यान से पढ़ना बेटा, any amount that the supplier is liable but has been incurred by recipient, वो वैल्यू के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। तीन लाइन समझ में आ गई ऊपर की, हेलो, तीन लाइन समझ में आ गई, क्या लाइन है, कोई भी अमाउंट जिसके लिए सप्लायर लाइबल है इन रिलेशन टू सप्लाई, और रेसिपिएंट ने क्या कर दिया, इनकर्ड कर दिया, नहीं, रेसिपिएंट के सारे एक्सपेंसेस नहीं, रेसिपिएंट के वो एक्सपेंसेस जिसके लिए सप्लायर लाइबल है, वो वैल्यू के अंदर क्या करना होगा, ऐड करना। समझ में आ गई बात, हेलो, समझ में आ गई बात, बेटा बैठ जाओ, बैठो बेटा, बैठो ना, समझ नहीं आ रही बात, तो ऑब्वियसली कौन बैठेगा, जो खड़ा होगा, जो ऑलरेडी बैठा हुआ है तो कुछ मत करो, यही लास्ट लाइन है, ऐसे मजाक है। कोई भी एडजस्टमेंट तभी करना होगा जब ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, इस लाइन की कोई वैल्यू ही नहीं है, एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, ऑब्वियसली जब इंक्लूडेड नहीं है तभी तो एडजस्ट किया जाएगा, यदि ऑलरेडी इंक्लूडेड होता तो ऐड तो नहीं होता। समझ में आई बेटा, यदि बच्चा ऑलरेडी बैठा हुआ तो बेटा कुछ मत करो, यदि आप खड़े हो तो क्या करो, बैठ जाओ। तो लास्ट लाइन की कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट लाइन क्या बोलता है कि आपको एडजस्टमेंट तभी करना होगा जब ऑलरेडी इंक्लूड नहीं है। यदि ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है तो कुछ भी मत करो, और यदि इंक्लूड नहीं कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 2 को यदि आपने प्राइस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड नहीं कर रखा है तो आपको क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। कितना इंक्लूड करना होगा, जितना सप्लाई लाइबल है और रेसिपिएंट ने क्या किया, इनकर्ड किया है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। अपना टाइम हो गया, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।